in this video we will discuss about nursing research. Before coming into the topic of nursing research, we should basically know what this research exactly is. So research का सबसे पहले जानना कि रिसर्च होता क्या है, नर्सिंग रिसर्च को स्टडी करने के लिए बहुत एसेंशियल है. सो रिसर्च क्या है? As the words suggest research, which means to search again. So root meaning of research is to search again and to examine carefully. यानी कि इसमें हम लोग चीज़ों को दोबारा से रिसर्च करते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपके पास मुयस्सर हैं, जो अवेलेबल हैं, उनको आप दोबारा से सर्च करते हैं ताकि आप उसमें से जो है वो न्यू चीज़ों को एग्जामिन कर सकें, एवेलुएट कर सकें और अपनी जो नॉलेज अवेलेबल है उसको एक्सपेंड कर सकें. सो बेसिकली द रूट मीनिंग ऑफ रिसर्च इज़ टू सर्च अगैन एंड टू एग्जामिन केयरफुली. सो हम अब इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ डिलिजेंट systematic inquiry or investigation to validate and refine the existing knowledge and to generate the new knowledge. So basically research में हम क्या करते हैं, एक हमारा बहुत एक diligent तरीका है, मतलब बहुत मेहनती एक तरीका है, ये एक केयरफुल तरीका है, केयरफुल प्लान है जिसमें आप सिस्टमेटिक स्टेप्स को फॉलो करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि आप वैलिडेट कर सकें जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज है उसको आप ये फाइंड आउट कर सकें वेदर द नॉलेज दैट इज़ अवेलेबल इज़ एग्जैक्टली ट्रू इट नीड सम काइंड ऑफ चेंजेस इन इट. सो इसको आप वैलिडेट करते हैं, रिफाइन करते हैं जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है आपके पास और उसको और न्यू नॉलेज को आप जनरेट करते हैं. सो रिसर्च में बेसिकली हम क्या करते हैं, जितनी भी अवेलेबल आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, आप उसको दोबारा गो थ्रू करते हैं ताकि उसमें से आप अपनी न्यू नॉलेज को इन्हांस कर सकें, न्यू नॉलेज को जो न्यू चीज़ें हैं उसको फाइंड आउट कर सकें. रिसर्च करने के लिए आपको प्रॉप चाहिए होता है. So what this prop exactly is? Prop means you need planning, R for rigor, O for organization, and P for persistence. यानी कि अगर आपने रिसर्च करनी है किसी भी टॉपिक के ऊपर तो उसके लिए आपको एक अच्छा प्लान चाहिए. प्लानिंग के बाद आपको उसमें रिगर्स चाहिए, यानी कि यू नीड टू डू अ हार्ड वर्क इन इट. और इसके लिए आपको प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रॉपर और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके एक प्रॉपर प्लान के थ्रू आपने रिसर्च को कंडक्ट करना है. और इसके लिए आपको परसिस्टेंस चाहिए अपने काम के अंदर, यानी कि आपको साबित कदम रहना है. अगर कहीं पे ऐसा स्टेप होता है कि आपका जो रिसर्च में आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो दैट डजंट मीन कि आप उसको कंडक्ट नहीं करोगे, आप उसको फुल नहीं करते. कहीं पे कोई भी हर्डल आता है तो आपने उस हर्डल को दूर करके विद योर परसिस्टेंस ऑफ वर्क आपने रिसर्च को कंडक्ट करना है. और इसमें चाहे जितना भी टाइम लगे आपने पेशेंस के थ्रू अपने रिसर्च को फुलफिल करना है. सो फॉर रिसर्च you need to have a prop, which means you need to have a good plan, you should have rigor, you should have organization and persistence in your work. सो रिसर्च में हम क्या करते हैं, इट इज़ द डिसिप्लिन मेथड टू आंसर द क्वेश्चंस एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम. सो रिसर्च एक बिल्कुल एक डिसिप्लिन, एक ऑर्गेनाइज मेथड है. जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि रिसर्च के अंदर आप स्टेप्स को फॉलो करते हैं और आप एक प्रॉब्लम से एक कंक्लूजन की तरफ, एक रिजल्ट की तरफ आते हैं. सो बेसिकली इसमें होता क्या है, ये दिस इज़ द डिसिप्लिन मेथड टू आंसर द क्वेश्चन एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सो अल्टीमेट गोल क्या होता है रिसर्च का, रिसर्च करके आपको क्या मिलेगा, तो इसको आप याद कर सकते हैं डेयर से, DRE, जिसमें D स्टैंड्स फॉर डेवलप, R फॉर रिफाइन एंड E फॉर एक्सपेंड. यानी कि रिसर्च के थ्रू आप न्यू इन्फॉर्मेशन को डेवलप करते हैं, जो ऑलरेडी अवेलेबल आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसको रिफाइन करते हैं और अल्टीमेटली इन दोनों स्टेप से क्या होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज अवेलेबल है वो एक्सपेंड हो जाती है. सो द अल्टीमेट गोल ऑफ रिसर्च इज़ टू डेवलप, रिफाइन एंड एक्सपेंड योर नॉलेज. अब बेसिकली हम लोग रिसर्च पढ़ रहे हैं और इसको कनेक्ट कर रहे हैं नर्सिंग के साथ. तो नर्सिंग रिसर्च बेसिकली क्या है, रिसर्च तो हमने पढ़ लिया कि रिसर्च का मतलब है कि टू सर्च अगेन एंड टू एग्जामिन केयरफुली. तो इसमें हम लोग दोबारा चीज़ों को सर्च करते हैं ताकि हम उनमें कोई न्यू मालूमात, जो न्यू इन्फॉर्मेशन उसको जनरेट कर सके और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उसको वैलिडेट कर सके और उसको फाइंड आउट कर सके कि वेदर वो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो इनफ है, वो राइट है या उसमें कोई चेंजेस होनी है या उसमें कोई
चेंजेस हो सकती हैं. सो इसको रिसर्च को आप नर्सिंग में क्यों पढ़ते हैं? व्हाट इज नर्सिंग रिसर्च? सो बेसिकली नर्सिंग रिसर्च में क्या है, इट इज टू ये भी एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें आपका मकसद क्या है, टू जनरेट नॉलेज अबाउट इश्यूज important to the nursing profession including nursing practice, education, administration and informatics. यानी कि इसमें आप रिसर्च करेंगे उन टॉपिक्स के ऊपर जो कि इम्पॉर्टेंट है नर्सिंग से रिलेटेड, यानी कि नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड. आप चाहते हैं कि नर्सिंग के अंदर जो है प्रैक्टिस जो है वो इम्प्रूव हो, क्वालिटी ऑफ केयर जो पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है वो इम्प्रूव हो. तो वो कैसे होगी? तो वो इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को इवेलुएट करना पड़ेगा, चीज़ों को वैलिडेट करना पड़ेगा, उनको एग्जामिन करना पड़ेगा. तो वो जो आप सारी इंफॉर्मेशन जो ये सारा इंफॉर्मेशन कलेक्शन करते हैं और जो आप कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं और जिसमें आपका मकसद है कि आपने एक प्रोफेशन में जो उसकी क्वालिटी ऑफ केयर है जो डिलीवर की जाती है पेशेंट्स को वो इम्प्रूव हो सके, इस सिलसिले में जो आप रिसर्च करते हैं तो वो कहलाती है नर्सिंग रिसर्च. सो बेसिकली दोबारा हम रिपीट करेंगे, नर्सिंग रिसर्च क्या है, टू जनरेट नॉलेज. इसमें आप नॉलेज को जनरेट करते हो अबाउट इश्यूज इम्पॉर्टेंट टू द नर्सिंग प्रोफेशन, उन सब इश्यूज के रिलेटेड जो कि नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हैं. इसमें नर्सिंग की एजुकेशन आ जाता है, इसमें प्रैक्टिस आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है और इंफॉर्मेटिक्स आ जाता है. नेक्स्ट, व्हाट इज क्लिनिकल नर्सिंग रिसर्च? अब ये इसका सब पार्ट है, यानी कि आपने रिसर्च करना है, इसमें नर्सिंग एजुकेशन भी था, एडमिनिस्ट्रेशन भी था और इंफॉर्मेटिक्स भी था, तो इसमें सारा कुछ था. अब ये जो क्लिनिकल नर्सिंग रिसर्च है ना, इसमें आप रिसर्च करोगे उन चीज़ों के हवाले से जो कि नर्सिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड है, ताकि आप जो क्वालिटी ऑफ केयर डिलीवरी है पेशेंट से वो इम्प्रूव कर सकें. ठीक है. सो क्लिनिकल नर्सिंग रिसर्च क्या है, टू जनरेट नॉलेज, to guide nursing practice and to improve the health and quality of life of nurses client. तो ऐसी सारी प्रैक्टिसेस से रिलेटेड आप रिसर्च कर सकते हैं जो कि नर्सिंग से रिलेटेड हो और जिसका मकसद ये है कि आपने अपना पेशेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करना है थ्रू क्वालिटी ऑफ केयर डिलीवरी. तो वो रिसर्च आपकी कहलाती है क्लिनिकल नर्सिंग रिसर्च, बिकॉज इसमें आप क्लिनिकल प्रैक्टिस को जो है इस पे क्लिनिकल जितनी भी प्रैक्टिस है आप उसको रिसर्च करते हैं. फॉर एग्जांपल आप देखते हैं आपके पास पेशेंट अवेलेबल है, इमरजेंसी में पेशेंट को फीवर है, ठीक है, और आप रिसर्च करेंगे कि क्या फीवर जो है वो टैप वाटर स्पंजिंग से बेहतर होता है, उसका जल्दी रिड्यूस होता है, या कोल्ड वाटर स्पंजिंग से होता है, या कौन सी ऐसी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपकी जो नर्सिंग प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव हो सके. तो इसके हवाले से आप जितनी भी रिसर्च करते हैं ना वो कहलाती है क्लिनिकल नर्सिंग रिसर्च. और जो होल आप रिसर्च करते हैं एक प्रोफेशन के ऊपर जैसे कि नर्सिंग है तो वो कहलाएगी आपकी नर्सिंग रिसर्च. सो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग. सो इम्पोर्टेंस की जहाँ तक बात है, सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट व्हाई वी कंडक्ट research in nursing is basically to generate evidence based practice, to generate evidence based practice. आप जब तक किसी चीज़ पे रिसर्च नहीं करेंगे आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि ये काम करने से इसका रिजल्ट ऐसा आएगा. तो कोई भी काम करने से पहले आपके पास एविडेंस उसका होना बहुत ज़रूरी है. तो रिसर्च के थ्रू आपको एविडेंस प्रोवाइड हो जाता है, एविडेंस मिलता है जिसके ज़रिए से आप कह सकते हैं कि जो मैंने प्रैक्टिस की है वो इस एविडेंस के ऊपर बेस्ड है. ठीक है. सो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन मेरली ऑन एजम्पशंस. तो एविडेंस को जनरेट करने के लिए आप रिसर्च करते हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू जनरेट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. फॉर एग्जांपल आपके पास इमरजेंसी में एक पेशेंट आता है विद COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के साथ. ठीक है. उसकी सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है, पेशेंट हाइपोक्सिया में जा रहा है. तो जब आपने उसकी सैट्स देखी है, सैचुरेशन देखी है, सैचुरेशन इज गेटिंग लो, बिलो 80s में जा रहा है. सो व्हाट वुड बी योर अर्लीस्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप कि आप क्या करेंगे, आप उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे. तो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने से उसकी हाइपोक्सिया जो है वो बेहतर हो जाता है. तो ये एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है क्योंकि ये आप करते आ रहे हैं, ये आपने ये इवैल्यूएट करके देखा हुआ है. तो क्या इंटरवेंशंस हो सकती हैं अगर आपके पास पेशेंट इमरजेंसी में आता है या कोई भी पेशेंट है, आपने उसको कैसे ट्रीट करना है, तो उसको एविडेंस के अकॉर्डिंग आप उसको ट्रीट करते हो. तो वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को जनरेट करने के लिए आप रिसर्च कंडक्ट करते हो कि मेरा ये काम करने से इसका ये नतीजा निकलेगा और वो नतीजा आया वो बेनिफिशियल है मेरे पेशेंट के लिए या नहीं. तो ये इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं. टू इंक्रीज प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी.
आपके पास कोई एविडेंस मौजूद है तो उस एविडेंस के बेस पे आप कोई प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हो पेशेंट को, तो आप जो है अपने राइट को सिक्योर कर लेते हो। रिसर्च जो है आपकी प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी को इन्हांस करता है। थर्ड पॉइंट, reinforce the identity of nursing as a profession. So it reinforce identity of nursing as a profession. तो आप अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को इन्हांस करते हो, सो इससे आपकी रीइंफोर्समेंट होती है आपकी आइडेंटिटी ऑफ अ नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। सो अगर आप रिसर्च करोगे, अपने जितना भी आपकी जो सब्जेक्ट है उसको इम्प्रोवाइज करते हो, उसमें स्किल्स को इम्प्रूव करते हो, तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा, आपकी आइडेंटिटी एज अ प्रोफेशनल इम्प्रूव होगी, इन्हांस होगी। नंबर 4, टू डेवलप कॉस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिस। To develop cost effective practice, यानी कि आप जब रिसर्च करते हो तो आपको डिफरेंट आपको तरीके पता चल जाते हैं कि ये करने से ऐसे हो सकता है, इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो जिसमें से आप कॉस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि हमारे हॉस्पिटल के बजट में या हमारा जो सिस्टम है उसके बजट में क्या चीज़ें फेवरेबल हैं, और कम बजट में आप किस तरह से क्वालिटी ऑफ केयर को प्रोवाइड कर सकते हो, यानी कि जिसमें आपके एक्सपेंसेस भी कम हो और क्वालिटी ऑफ केयर डिलीवरी भी है जो बेस्ट हो। तो ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग के लिए। फोर्थ, फिफ्थ, एज अ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट हेल्प्स एलिमिनेट एक्शंस, इट हेल्प एलिमिनेट एक्शंस दैट डू नॉट अचीव डिजायर्ड आउटकम। जब आप रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि ये एक्शन जो है फेवरेबल है मेरे पेशेंट के लिए, तो आप वो एक्शन करेंगे, और जो एक्शन फेवरेबल नहीं होगा पेशेंट के लिए, बिकॉज रिसर्च से वो प्रूव हो जाएगा, तो आप उन एक्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी कि जितनी भी सुपरस्टिशियस स्टडी है या कोई कल्चरल स्टडी है जो कि पेशेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए रिसर्च इज द मोस्ट बेस्ट थिंग्स। ठीक है, सो रिसर्च के जरिए से आप पेशेंट फेवरेबल एक्शंस को प्रमोट कर सकते हैं। Number 6, to understand various dimensions of nursing. सो रिसर्च के ज़रिए से आपको पता चलता है कि आपका जो एक सब्जेक्ट है, आपका जो टॉपिक है वो शॉर्ट नहीं है, वो एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वास्ट क्वालिटी ऑफ केयर, क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस है। सो रिसर्च के ज़रिए से आपको अपने जो सब्जेक्ट है इसकी इंपॉर्टेंस भी पता चलती है। सो इसको आप दोबारा से रिपीट करेंगे। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग? सबसे द फर्स्ट मोस्ट पॉइंट इज दैट टू जनरेट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। आप रिसर्च के जरिए से एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को जनरेट करते हैं। एविडेंस की बिना पे आप क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करते हैं, जिसके जरिए से जितने भी क्वेश्चंस अगर आपके ऊपर उठते हैं तो आप उसको आंसर कर सकते हैं कि ये मेरे पास एविडेंस है जिसके थ्रू आप ये प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं। तो वो अगर आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस प्रोवाइड करेंगे तो जितने भी एरर्स हैं, फ्लॉज हैं आपकी प्रैक्टिसेस के अंदर, वो ख़त्म हो जाते हैं, और क्वालिटी ऑफ केयर डिलीवरी पेशेंट की जो है वो इन्हांस होती है। सेकेंड, टू इंक्रीज प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। जितने ज़्यादा आपके पास एविडेंस होंगे आप प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी इससे इन्हांस होती है। थर्ड, रीइंफोर्स आइडेंटिटी ऑफ अ नर्सिंग एज अ प्रोफेशनल। सो जितनी ज़्यादा आपके पास एविडेंस होगी, जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी, तो आपकी अपनी आइडेंटिटी एज अ प्रोफेशनल इन्हांस होती है। नंबर फोर्थ, टू डेवलप कॉस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिस। इससे आप उस प्रैक्टिसेस को इन्हांस कर सकते हैं जो पेशेंट के फेवरेबल हैं और जो कि कॉस्टली ना हो। नंबर फिफ्थ, इट हेल्प एलिमिनेट एक्शंस दैट डू नॉट अचीव डिजायर्ड आउटकम। सुपरस्टिशियस एक्शंस या ऐसे एक्शंस जो कि पेशेंट के लिए फेवरेबल नहीं है, या ऐसे एक्शन जिससे आपको डिजायर्ड आउटकम या आपको अपना गोल अचीव नहीं हो रहा, तो आप उन एक्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिसर्च। एंड सिक्स, टू अंडरस्टैंड वेरियस डायमेंशंस ऑफ योर प्रोफेशन एज अ नर्सिंग। सो आपको अपने प्रोफेशन की इन्हांसमेंट, आपको अपने प्रोफेशन की वेरियस डायमेंशंस अंडरस्टैंड होती है जस्ट थ्रू द मीन ऑफ दिस रिसर्च। सो पहले हमने डिस्कस किया रिसर्च क्या है, देन वी हैव डिस्कस कि रिसर्च की इंपॉर्टेंस नर्सिंग में क्या है। अब नेक्स्ट इज द वेज ऑफ नोइंग इन नर्सिंग। सो नर्सिंग में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो आपको किन तरीकों से मिलती है, किन जरायों से मिलती है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दोज वेज थ्रू विच यू गेट इंफॉर्मेशन इन नर्सिंग। सो दैट इंक्लूड्स, आप इसके लिए एक निमोनिक बना सकते हैं जो कि ईजी रहता है अंडरस्टैंड करने के लिए, याद करने के लिए। टैप टेयर, T
for tradition, A for authority, B for borrowing, T for trial and error, I for intuition and R for research. सो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास नर्सिंग फील्ड में आज अवेलेबल है वो किन जराओं से है आपके पास अवेलेबल, दैट इज थ्रू ट्रेडिशन. ट्रेडिशंस क्या है बेसिकली? Traditions are basically truth and beliefs which are passed from one generation to another either in the form of verbal communication के फॉर्म में, verbally आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, या written फॉर्म में. तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि आपके ट्रुथ्स हैं और बिलीव्स हैं जो ट्रेडिशनली पास्ड होते हैं वर्बली या रिटन फॉर्म में. ठीक है, तो आप कहते हैं कि इफ ये प्रैक्टिस करना हमारे ट्रेडिशन में है जो कि फॉलो होता आ रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. ये जो ट्रेडिशनल जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है ये नैरो होती है, लिमिटेड होती है. ठीक है, सो ये जो ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन है नैरो लिमिटेड होती है. ठीक है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू चेंज एंड इट नीड टू बी टेस्टेड, ताकि अगर आपने ये चीज़ को आपने अपने ट्रेडिशनल अगर प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना है तो उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको उसको टेस्ट करना, उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है. सो दिस नीड्स टू बी टेस्टेड फॉर एक्यूरेसी, नीड टू बी टेस्टेड फॉर एक्यूरेसी. ये थे आपके ट्रेडिशनल बिलीव्स थे. नेक्स्ट इज अथॉरिटी. बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास नर्सिंग में है वो अथॉरिटी में, यानी कि जितने भी आपके पास आपके सीनियर्स हैं, ऐसे लोग जिनके पास स्पेशलाइज अथॉरिटी है या स्पेशलिटी है किसी चीज़ के ऊपर, उनके पास एक्सपीरियंस्ड है वर्किंग किसी भी एरिया में काम करने का एक्सपीरियंस है, तो उनके पास वो स्पेशलाइज अथॉरिटी होती है, स्पेशलाइज नॉलेज होती है बिकॉज ऑफ देयर वर्क एट इन एनी पर्टिकुलर एरिया इन एनी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नर्सिंग. तो फिर उन लोगों से आप बहुत कुछ सीखते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ नोइंग इन नर्सिंग. नेक्स्ट इज बोरोइंग. नर्सिंग में काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो बोरोड है, यानी कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है आप डिफरेंट सब्जेक्ट से बोरो करके उसको अपनी फील्ड के अंदर इम्प्लीमेंट करवाते हैं. फॉर एग्जांपल आप देखते हैं नर्सिंग के अंदर सेल्फ इस्टीम का कॉन्सेप्ट, सेल्फ इस्टीम. सो ये जो सेल्फ इस्टीम का कॉन्सेप्ट है ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप नर्सिंग में भी यूज़ करते हैं, आप पेशेंट से रिलेटेड भी यूज़ करते हैं. पेशेंट्स के जितने अटेंडेंट्स हैं या पेशेंट के जितने भी केयर प्रोवाइडर्स हैं उनसे रिलेटेड भी जो आप यूज़ करते हैं सेल्फ इस्टीम का कॉन्सेप्ट. इसी तरह आप साइकोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है नर्सिंग के अंदर यूज़ करते हैं ताकि आप पेशेंट की साइकोलॉजी को डिफ़ाइन कर सकते हैं, पेशेंट के अटेंडेंट्स के, उनके केयर गिवर्स के. तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप डिफरेंट फील्ड से डिफरेंट सब्जेक्ट से बोरो करते हैं, तो वो भी एक तरीका है जिससे आप इन्हांस करते हैं अपनी नर्सिंग नॉलेज को. सो अनदर वे ऑफ गेटिंग नॉलेज इन नर्सिंग इज बोरोइंग. सो यू बोरो नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, लाइक जैसे कि आप मेडिसिन से काफ़ी टर्मिनोलॉजीज, जो एनाटॉमी है आप मेडिसिन से आप लेते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी, उसको आप नर्सिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं, उस एनाटॉमी के रिगार्डिंग आप केयर प्रोवाइड करते हैं. तो फिर आप डिफरेंट सब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन जो है अडॉप्ट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं अपनी फील्ड के अंदर, अपनी फील्ड में एनहांसमेंट लाने के लिए. सो दैट इज़ बोरोइंग फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल जिससे हमने साइकोलॉजी की एक टर्म यूज़ की है सेल्फ इस्टीम अपने पेशेंट के लिए. ठीक है, तो ये हमने जैसे यूज़ की है, दैट इज़ ऑल्सो बोरोइंग. टी फॉर ट्रायल एंड एरर. ट्रायल एंड एरर आप तब करते हैं जब आपके पास जो है अनसर्टेनिटी होती है, आउटकम्स आर अननोन. सो ट्रायल एंड एरर जो है एक टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जिसमें अनसर्टेनिटी होती है, देयर इज अनसर्टेनिटी एंड आउटकम्स आर अननोन. आउटकम्स आर अननोन. सो बाय मीन्स ऑफ ट्रायल एंड एरर, यानी कि आप ट्राई करेंगे, फेल भी हो सकते हैं, दोबारा ट्राई करेंगे फिर फेल हो सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस ट्राई करके जिस कंक्लूजन पे आप पहुंचते हैं दैट इज़ अ मीन ऑफ ट्रायल एंड एरर. एंड बाय मीन्स ऑफ ट्रायल एंड एरर यू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज, यू इन्हांस, आपकी जो है इन्हांसमेंट होती है. सो इंफॉर्मेशन जनरेट करने का एक ये भी तरीका है कि आप ट्रायल एंड एरर के ज़रिए से करें, मतलब कंटिन्यूस एफर्ट्स के ज़रिए से करें. नेक्स्ट इज इंट्यूशन. इंट्यूशन को आप हंच भी कहते हैं, सिक्स सेंस भी कहते हैं. सो इंट्यूशन में आप इंट्यूशन के ज़रिए से बहुत कुछ सीखते हैं. फॉर एग्जांपल आपने इंट्यूशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यू हैव लैक ऑफ नॉलेज, बट इट ऑल्सो रिप्रेजेंट योर डीप नॉलेज इनटू समथिंग. जैसे कि अगर आपने
किसी फील्ड में बहुत, किसी एक स्पेशलिटी में बहुत ज़्यादा काम किया है, आपने इमरजेंसी में काम किया है वो काफ़ी ज़्यादा, और फिर आप एक पेशेंट को देखते हैं, तो पेशेंट को देख के अपने एक्सपीरियंस के बिना पे, अपनी इंट्यूशन के बिना पे आप ये कह सकते हैं कि ये पेशेंट के प्रोग्नोसिस के चांसेस कितने हैं, या ये कितना इम्प्रूव कर सकता है, या आया ये पेशेंट डिटोरिएट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने पेशेंट को देखा है कि पेशेंट ब्लू हो रहा है, साइनोज्ड हो रहा है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि पेशेंट के जो अब आगे आप इसको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट ये हो सकता है। तो आपकी सिक्स सेंस, आपकी डीप नॉलेज पे डिपेंड करती है, तो इससे भी आप काफ़ी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। सो इंट्यूशन इज अनदर वे ऑफ नोइंग इन नर्सिंग। सो इंट्यूशन के ज़रिए से, लेकिन इंट्यूशन इतना फेवरेबल नहीं माना जाता, बिकॉज इंट्यूशन को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते लॉजिकली और साइंटिफिकली, इसलिए आप इसको रिसर्च में यूज़ नहीं करते ज़्यादा। नेक्स्ट इज रिसर्च विच इज़ हाईली appreciable, highly useful in getting knowledge in nursing, ठीक है। रिसर्च के अंदर जिस चीज़ों को भी आप रिसर्च करते हैं उसको आप साइंटिफिकली और लॉजिकली एक्सप्लेन भी और प्रूफ भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट एडमायरेबल एंड मोस्ट इफेक्टिव मीन ऑफ नोइंग इन नर्सिंग। सो प्रीवियसली हमने डिस्कस की टेक्निक वेज ऑफ नोइंग की, जिसमें हमने निमोनिक यूज़ किया, टैप टिल। अब ये 5 स्टेप्स थे जो हमने पिछली स्लाइड में देखे। अब हम देखेंगे सम अदर स्टेप्स, सम अदर वेज ऑफ नोइंग इन नर्सिंग। सो नर्सिंग में आप इंफॉर्मेशन लेने का और भी तरीके हैं, जैसे कि दैट इंक्लूड्स योर पर्सनल एक्सपीरियंस, नेक्स्ट रोल मॉडलिंग, मेंटोरशिप, लॉजिकल रीजनिंग। सो अभी हम पहले डिस्कस करेंगे पर्सनल एक्सपीरियंस को। पैट्रिशिया बेनर in 1984 she gave 5 levels of experience and development of knowledge and expertise through personal methods, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करेंगे पैट्रिशिया बेनर्स के जो 5 स्टेप्स थे ऑफ जिसके ज़रिए से आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है नोविस, नेक्स्ट इज एडवांस बिगनर, नंबर 3 is competent, number 4 is proficient and number 5 is expert. So पैट्रिशिया कहती हैं कि जब आप क्लिनिकल में जाते हैं एट वेरी अर्लीस्ट एज, एट वेरी अर्लीस्ट स्टेज, जब आप प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग सेशन में होते हैं तो फिर आप नोविस होते हैं, यानी कि तब आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई भी एक्सपर्टी नहीं होती, और आप यू डोंट हैव एनी एक्सपर्टाइज नॉलेज, ठीक है। सो दिस इज अ स्टेज वेयर यू हैव नो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। सो दिस इज अ स्टेज ऑफ नो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। सो एट फर्स्ट स्टेज ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस यू आर एट नोविस, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में जब भी किसी भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में जाते हैं, जब आप अर्ली किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो आप नोविस होते हैं, यानी कि आपके पास कोई भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं होता। सेकेंड स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज है आपकी एडवांस बिगनर। इस स्टेज में क्या होता है, आप नोट कर सकते हो रिकरेंट मीनिंगफुल सिचुएशनल कंपोनेंट बट कैन नॉट प्रायोरिटाइज बिटवीन दैम। यू कैन नोट रिकरेंट situational event but cannot prioritize between them. अब फॉर एग्जांपल आप ले लें कि आपका ट्रेनिंग सेशन नर्सिंग का 4 इयर्स का है, 1 to 4 इयर्स। सो आपने जब एडमिशन लिया किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर तो आप फर्स्ट स्टेज पे थे, नोविस पे थे, जहाँ पे आपको कोई भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं था। फिर आप सेकेंड क्लास में प्रमोट हो जाते हैं। इस सेकेंड क्लास के अंदर अब क्या होता है, आप एडवांस बिगनर हैं, यानी कि अब आप यू कैन नोट द रिकरेंट सिचुएशनल इवेंट बट यू कैन नॉट प्रायोरिटाइज बिटवीन देम। अब आप देख सकते हैं कि पेशेंट अगर इमरजेंसी में आया तो वो पेशेंट सिक हो रहा है, ठीक है, आप इतना एसेस कर सकते हैं कि ये पेशेंट डिटोरिएट हो रहा है, ये सिक हो रहा है, लेकिन इस टाइम पे आपकी इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होगी, आप उतने स्किलफुल नहीं होते। तो ये स्टेज क्या होता है, यू हैव बिकम एन एडवांस बिगनर बट नॉट येट एन एक्सपर्ट। सो दिस इज योर सेकेंड स्टेज। और थर्ड स्टेज क्या है, कॉम्पिटेंट। इस स्टेज के क्या अंदर क्या होता है, यू बिगिन टू अंडरस्टैंड एक्शंस इन टर्म ऑफ लॉन्ग रेंज ऑफ गोल्स। बिगिन टू अंडरस्टैंड एक्शन, बिगिन टू अंडरस्टैंड एक्शंस इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग रेंज ऑफ गोल्स। अब इस स्टेज के अंदर, थर्ड स्टेज के अंदर आपको
थोड़ी बहुत हाउ नो हो जाती है, आपको नॉलेज आ जाता है, तो अब आपको पता है कि आप अगर कोई एक्शन करते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, इस एक्शन से आपके गोल्स अचीव हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सो ये जो स्टेज है ये इससे इम्प्रोवाइज स्टेज है। एडवांस बिगनर से जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज कॉम्पिटेंट। यू हैव नाउ बिकम कॉम्पिटेंट इन योर वर्क, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड एक्शंस इन टर्म ऑफ लॉन्ग रेंज ऑफ गोल्स। अब आप कह सकते हैं कि मेरा ये काम करने से पेशेंट के ऊपर ये इफेक्ट आएगा, तो ये आपकी स्किल्स इन्हांस होने की वजह से है, ये थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज इज योर प्रोफिशिएंट स्टेज। अब इस स्टेज के अंदर क्या होगा, यू कैन परसीव सिचुएशन एज अ होल रादर देन इन टर्म्स ऑफ एस्पेक्ट। यू कैन परसीव situation as a whole, situation as a whole rather than in terms of aspect। अब आप पूरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, सिचुएशन को ट्रीट भी कर सकते हैं। सो दिस इज योर प्रोफिशिएंट स्टेज इन विच यू कैन परसीव सिचुएशन एज अ होल रादर देन इन टर्म्स ऑफ एस्पेक्ट। सो एक एस्पेक्ट को नहीं, आप पूरी सिचुएशन पे अब आपकी ग्रिप आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। दिस वाज योर फोर्थ स्टेज। एंड नाउ फिफ्थ स्टेज इज एन एक्सपर्ट स्टेज। इसके अंदर क्या है, यू हैव एन इंट्यूटिव ग्रास्प ऑफ अ सिचुएशन एंड जीरो इन एंड ऑन द एक्यूरेट रीजन ऑफ द प्रॉब्लम। सो यू हैव अ grasp of a situation, grasp of a situation। अब इसमें आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो जाता है, आपकी एक्सपर्ट स्किल्स भी 100% हो जाती हैं, और अब आप सिचुएशन को 100% अपने ओन पे सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, और अपनी तौर पे जो भी बेस्ट इंटरवेंशंस हैं आप कर सकते हैं, बिकॉज नाउ यू हैव बिकम एन एक्सपर्ट इन योर वर्क। So these are the 5 steps which were given by Patricia Banner in the ways of कि आप किस तरह पर्सनल एक्सपीरियंस अपना डेवलप करते हैं। फर्स्ट, आप नॉविस होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर। जब आप जाते हैं तो आपके पास कोई भी टेक्निकल स्किल नहीं होती, कोई भी एक्सपर्टाइज स्किल नहीं होती, बिकॉज आप अभी भी न्यू होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर। जब भी आप जाते हैं एट योर प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग सेशन तो आप नॉविस होते हैं। एट सेकेंड स्टेज यू बिकम एन एडवांस बिगनर, जहाँ पे आपको नॉलेज थोड़ी बहुत आ जाती है लेकिन इतना ग्रास्प नहीं होता कंडीशन सिचुएशंस के ऊपर कि आप खुद से कोई इंटरवेंशन ले सकें और खुद से कुछ इम्प्लीमेंट कर सकें। थर्ड स्टेज के अंदर आप कॉम्पिटेंट हो सकते हैं, यहाँ पे आप अपने एक्शंस को लॉन्ग टर्म रेंज गोल के बेसिस के ऊपर आप अपने एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। फोर्थ स्टेज के अंदर आप प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, यानी कि अब आप पूरी सिचुएशन को परसीव कर सकते हैं रादर देन इन टर्म्स ऑफ एस्पेक्ट। और फिफ्थ स्टेज पे आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, अब आपके पास ग्रास्प होता है पूरी सिचुएशन का, आप पूरी सिचुएशन को खुद से हैंडल कर सकते हैं और टैकल कर सकते हैं। सो यू कैन मेक अ स्टेयर लाइक दिस। सो फर्स्ट ईयर पे आप नोविस होंगे, सेकेंड पे आप जो है वो एडवांस बिगनर होंगे, एट थर्ड स्टेज यू विल बी कॉम्पिटेंट, and in fourth stage you will be proficient, and at fifth stage you would be expert when you will reach at the top. So this is a very linear and a very systematic process जिसके ज़रिए से आप अपनी ज़िंदगी में पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते सीखते एक एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचते हैं। सो दिस वॉज अबाउट लर्निंग थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, जिसके अंदर हमने पेट्रिशिया बैनर के 5 स्टेप्स हमने सीखे। नेक्स्ट इज रोल मॉडलिंग। रोल मॉडलिंग के अंदर क्या होता है, इन रोल मॉडलिंग यू लर्न बाय इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ एन एग्जाम्पलर। You learn by imitating the behavior of an exemplar. The behavior of an exemplar. यानी कि रोल मॉडल में क्या होता है, आप किसी भी पर्सन को, किसी भी पर्सनालिटी को आप आइडियलाइज करते हैं और आप उसकी तरह इमिटेशन करते हैं, आप उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज लर्निंग बाय रोल मॉडलिंग, लर्निंग बाय आइडियलाइजिंग समवन। और नेक्स्ट है मेंटोरशिप। मेंटोरशिप क्या होता है, दिस इज बेसिकली एन एटेन्यूएटेड फॉर्म ऑफ रोल मॉडलिंग। अच्छा, अब रोल मॉडलिंग और मेंटोरशिप में क्या डिफरेंस है। रोल मॉडलिंग में आप आइडियलाइज कर रहे हैं किसी पर्सनालिटी को, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्सनालिटी को आप आइडियलाइज कर रहे हैं वो आपके साथ लाइव इंटरेक्शन में हो, ठीक है। ही मे एंड मे नॉट बी इन लाइव इंटरेक्शन विद यू, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करे रोल मॉडलिंग के अंदर। जबकि मेंटोरशिप में जो इंडिविजुअल आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, आपको मोटिवेट कर रहा है, वो आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन में होता है। जैसे कि आपकी टीचर्स हो गए, टीचर्स हैं, आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपके टीम लीडर्स हैं।
तो ये जो लोग हैं ये आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, दे हैव अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन योर लाइफ, ठीक है। सो दीज आर द मेंटोर्स ऑफ योर लाइफ। सो इन मेंटोर्स के थ्रू आप बहुत कुछ सीखते हैं। एंड नेक्स्ट थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपका एक्सपीरियंस, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड फॉर्मल सिस्टम ऑफ थॉट आता है। अब ये लॉजिकल रीजनिंग के अंदर दो रीजनिंग के स्टेप्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे रिसर्च में यूज होंगे। सबसे पहला स्टेप है आपके पास इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरा है डिडक्टिव रीजनिंग। अब इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर क्या होता है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग जनरलाइजेशन फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर आप क्या करते हैं, आप जनरलाइज करते हैं, यानी कि आपने एक फिनोमेना देखा, ठीक है, वो फिनोमेना यूजफुल था, आपने उस फिनोमेना को जनरलाइज कर दिया पूरी पॉपुलेशन के ऊपर, पूरे लोगों के ऊपर, जितने भी अवेलेबल आपके पास पॉपुलेशन थी उसके ऊपर आपने वो जनरलाइज कर दिया कि ये चीज़ अगर ऐसे है तो ये चीज़ सबके लिए ही ऐसे है, ठीक है। तो वो जो आप एक फिनोमेना को, एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को जनरलाइज कर देते हैं, वो कहलाता है इंडक्टिव रीजनिंग। यू इंड्यूस ओवर ऑल द इंडिविजुअल के अगर ये फिनोमेना ऐसे है, टेक एन एग्जांपल के इन मिग्रेन यू फील हेडेक इन हाफ पोर्शन ऑफ योर हेड, ठीक है। सो ये आपकी एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन थी, आपने एक पेशेंट को देखा, फिर आपने जनरलाइज कर दिया कि जितने भी मिग्रेन के पेशेंट्स होंगे दे ऑल एक्सपीरियंस हेडेक in at least half portion of their head, ठीक है। so half of their head suffers to extreme headache, ठीक है। so आपने एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन ली और उस स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को आपने सबके ऊपर जनरलाइज कर दिया, वो कहलाता है आपका इंडक्टिव रीजनिंग। दूसरा है डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर आप क्या करते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल्स। आपने जनरली एक फिनोमेना देखा सारे लोगों के ऊपर, ठीक है, और उसमें से आपने डिडक्ट कर लिया एक छोटे से फिनोमेना को, तो एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को, वो कहलाता है आपका डिडक्टिव रीजनिंग। यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर आप डिड्यूस करते हैं, एक मेन पॉइंट को आप पूरे पॉइंट्स में से निकाल लेते हैं, वो कहलाता है आपका डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर आप इंड्यूस करते हैं, यानी कि एक पॉइंट को सबके ऊपर इंड्यूस कर देते हैं, वो कहलाता है आपका इंडक्टिव रीजनिंग। सो डिडक्टिव रीजनिंग में फॉर एग्जांपल आपने देखा आपके पास एक पॉपुलेशन है डॉग्स की, ठीक है, एंड ऑल दोज डॉग्स हैव ईयर्स, ठीक है। सो यू कैन से दैट डॉग हैव ईयर्स। सो बेसिकली एक आपने फिनोमेना देखा पूरी पॉपुलेशन के अंदर जो कि कॉमन था, तो वो एक कॉमन फिनोमेना को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया और आपने एक स्टेटमेंट बना ली, वो कहलाती है आपकी डिडक्टिव रीजनिंग। जैसे कि एग्जांपल हमने दी, यू हैव अ पॉपुलेशन ऑफ अ डॉग्स एंड यू नोटिस दैट ऑल हैव ईयर्स, so you can say that dogs have ears. So this is called deductive reasoning. Inductive reasoning में हमने जैसे इंड्यूस किया था कि एक पर्सन को अगर हाफ हेड पे मिग्रेन की पेन होती है तो फिर वो मिग्रेन की जो पेन है वो सबको ही होगी। जब एक इंसान को उस तरह की पेन हो रही है, ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन के साथ है, तो जितने भी पेशेंट्स उस स्पेसिफिक डिजीज के साथ होंगे उन सब में वो फिनोमेना होगा। तो हमने एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर दिया, वो कहलाता है इंडक्टिव रीजनिंग। और डिडक्टिव रीजनिंग में आपने एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन निकाल ली जनरलाइज्ड प्रिंसिपल से, वो कहलाता है डिडक्टिव रीजनिंग।